Hello friends, in today's class I will be teaching you about a very easy way to remember all 14 principles of Henry Ford. तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग 14 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं जिन्होंने हैरी फॉल ने लिखा है, उनके थ्रू आया है। और मैंने कहा आपको कि कैसे हम लोग उसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो इजी वे टू रिमेम्बर, मैंने एक कोडिंग बनाया है तुम सबके लिए कि उसको इजीली तुम 14 प्रिंसिपल पढ़ सकते हो। अधिकतर लोग अगर 110 हो जाता है, अगर 10 से ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे सिलेबस में, तो वी कांट लर्न और वी कांट बाय हार्ट इट। सो एक इजी वे में एक कोडिंग तुमको बता रही हूँ जिसके वजह से तुम सारे 14 प्रिंसिपल इजीली आप पढ़ सकते हो। सो स्टार्ट। दैट यू सी यूजर ओ आई सी। दैट यू सी यूजर ओ आई सी। चलो अभी देखते हैं वर्ड्स किसको डिनोट कर रहा है। डी, डिवीजन ऑफ वर्क। ए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी, डिसिप्लिन। U, unity of command. C, centralization and decentralization. U, unity of direction. S, scalar chain. S, stability of tenure. R, remuneration. O, order. I, initiative. S, subordination of individual interest to general interest. E, equity. E, split the cause. So दोस्तों, मैंने तुम लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे कोडिंग में मैंने एक स्टार करके रखा है, वो है यस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ा एक हेडिंग है। तो आप कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब एक्सप्लेन करूंगी तब। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कैसे लर्न करना है इजी में वो तो बता दिया। अब हेनरी फॉल 14 प्रिंसिपल निकाले, वो कौन है उनके बारे में थोड़ा एक इंट्रो बता देती हूँ, बैकग्राउंड बता देती हूँ। सो स्टार्ट। हेनरी फॉल 1847-41, 1925. He is French mining engineer. He rose to position of CMD, full form Chief Managing Director. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। जो पोजीशन उन्होंने पाया वो CMD था, उसका फुल फॉर्म है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उनके ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम जो होते थे और वो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, उसको सारे कामों को, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को वो ऑब्जर्व करते थे कि वह अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम हो रहा है। और उसकी वजह से उन्होंने 14 प्रिंसिपल को प्रपोज किया। On his book is Journal Industrial Administration. I repeat, Journal Industrial Administrations. And Henry Ford is known as father of modern management. Father of modern management. Dear student, ये सारे क्वेश्चन तुमको फिलअप में आ सकते हैं, ऑल एक्सेट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। और ज्यादातर अधिकतर क्वेश्चन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पे आता है, चाहे वो आपको मैच द कॉलम हो, चाहे फाइंड ऑड मैन आउट हो, या नेम द फॉलोइंग हो। ये 1 मार्क्स के लिए गारंटेड है ये क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो तुमको शॉर्ट नोट आता है, तो हेनरी फॉल का एक छोटा सा इंट्रो बायो तो दे ही दो, तो तुमको 2 मार्क्स तो गारंटी मिल जाएगा। और उसमें लिखो कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है हेनरी फॉल। अब हम स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल। सो डियर स्टूडेंट, एक बार रीड करते हो कौन से प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of equity, principle of initiative, principle of order, principle of stability of tenure, principle of spread the cause, teamwork, principle of
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी एक के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फुल एक डिटेल में कि आप इजीली वो कॉन्सेप्ट को अपने क्लैरिफाई कर लेंगे और उसको अपने एग्जाम में आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो पहला डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, वो चाहे बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे एम्प्लॉयज को एक छोटे छोटे पार्ट में हम लोग टास्क डिवाइड कर देते हैं कि ये एम्प्लॉय ये काम करेगा, ये एम्प्लॉय वो काम करेगा, सुपीरियर ये काम करेगा, सबऑर्डिनेट ये काम करेगा। अगर हम कोई भी टास्क अगर हम लोग को अचीव करना है और हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे इनटू अ स्मॉलर पार्ट, तो शायद वो टास्क हमारा अचीव हो जाए। और हम लोग टास्क को डिवाइड इसलिए करते हैं जिसके अंदर वो स्किल एबिलिटी होता है, प्रोफेशनली वो फील्ड में एक्वायर है, तो हम उसको चीज़ों को डिवाइड टास्क डिवाइड करने से हमारा काम जो भी हम टास्क ले हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाता है और एक एकदम क्वालिफिकेशन मैनर में, प्रोफेशनल मैनर में। इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हमने अडॉप्ट किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई एम्प्लॉय हम अपॉइंट कर रहे हैं, हमारे फर्म में अपॉइंट कर रहे हैं कोई एम्प्लॉय को, तो अब हमको जो सबऑर्डिनेटर जो सुपीरियर रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे काम के लिए और वो अथॉरिटी दे जिसकी वजह से वो अपना टास्क डेली टाइम पे वो पंक्चुअलिटी रहे उनके टास्क में और वो अपना काम एकदम मैनरफुल कर सके। अब थर्ड आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस हो, सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय में डिसिप्लिन रहेगा, जैसे कि उनके काम करने के मैनर, उनके टाइम्स अगर वो बराबर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा गुडविल क्रिएट होगा मार्केट में और हमारे एम्प्लॉयज में इफिशिएंसी बढ़ेगा और मोटिवेट भी होंगे। अगर टाइम पे कोई भी टास्क अचीव नहीं होता है, सुपीरियर होता है एम्प्लॉयज का, वो ज़्यादा रूड बिहेव करेगा अपने एम्प्लॉय से। अगर डिसिप्लिन मतलब ऑर्डर वाइज सारे काम हो गए सीक्वेंसली, तो सारे काम अचीव हो सकते हैं, अचीव गोल कर सकते हैं। सेकंड, फोर्थ आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड, ज्यादातर बच्चे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑर्डर कमांड एंड डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वन एंड द सेम है कॉन्सेप्ट। नहीं बच्चों, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता ही नहीं है, ये बहुत ही अलग प्रिंसिपल है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगी। यूनिटी ऑफ कमांड में अगर एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर है, एक सुपीरियर बॉस है और ये इसके एम्प्लॉयज हैं, ये इसके एम्प्लॉयज हैं, तो बॉस को हमेशा एक ही सुपीरियर बॉस होना चाहिए कि वो कमांड करे अपने एम्प्लॉयज को। अगर ज्यादा बॉस होंगे, ज्यादा सुपीरियर बॉस होंगे और उनके सबऑर्डिनेटर होंगे, तो वर्क्स में कंफ्यूजन आ सकता है कि किसकी बात हम सुने, किसके हम लोग चीजों को इम्प्लीमेंट करें। तो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन फर्म में एक बॉस होना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है कि एक बॉस ही हो कि जो उनको कमांड कर सके, उनको गाइड कर सके अपने सबऑर्डिनेटर को। तो इसके लिए इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? टेक अ वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब अगर हम लोग का फर्म सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल मैन, सिंगल ओनरशिप मैन, वो कंडक्ट करता है, खुद अकेले बिजनेस करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो अपने डिसीजन इजीली ले सकता है। मतलब सारा डिसीजन पावर जो है वेस्टेड करता है सोल प्रोप्राइटर में। किसमें? सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। पर
ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई फील्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको सारे लोगों को हम लोग को इनिशिएट करना होगा कि वो अपना डिसीजन दे सके। उनको राइट है कि अपना डिसीजन दे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट होता है कि वो सारे डिसीजन पावर सभी एम्प्लॉयज को दे सके कि वो अपना डिसीजन रख सके। तो ये कॉन्सेप्ट फर्म्स में लिया जाता है और सेंट्रलाइजेशन सोल प्रोप्राइटर पर। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, नाउ वी गोइंग टू सी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर एक सुपीरियर है एम्प्लॉय का, सबऑर्डिनेटर का एक सुपीरियर है, तो वो सुपीरियर को ना एक सिंगल प्लान बताना चाहिए कि एम्प्लॉय एक सिंगल प्लान को अचीव कर सकते हैं। अगर वो मल्टीपल प्लान बनाएंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन को अब मल्टीपल प्लान बताएंगे, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं और वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेटर का दोनों इक्वली का एक सिंगल प्लान होना चाहिए कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक चेन होता है, जिसकी वजह से एक इंसान एक से बात करता है, एक इंसान एक से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी सी डी, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ पैकेजिंग का, कटिंग डिपार्टमेंट का एक डिसीजन लेना है, कटिंग डिपार्टमेंट का एक डिसीजन लेना है, तो कटिंग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिस्टर ए से डिसीजन लेगी, फिर मिस्टर ए बी को बोलेगा, मिस्टर बी सी को बोलेगा, सी से डी पे जाएगा, डी से ई पे जाएगा। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जा रहा है उसको स्केलर चेन बोलते हैं दोस्तों। ये स्केलर चेन है जहाँ पे एक से एक लिंक है, जैसे तुम लोग ने साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हो फूड चेन, एक से एक लिंक होता है। तो स्केलर चेन भी है वो कि बिजनेस में ग्रो करने के लिए, एक गुडविल क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉय में एफिशिएंसी लाने के लिए हमको स्केलर चेन अडॉप्ट करना होगा। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे बिजनेस या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर इज नथिंग बट, अब एम्प्लॉयज जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनका टर्नओवर वो एक स्टेबल टर्नओवर होना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयज को एक डर नहीं होना चाहिए, ये फियर नहीं होना चाहिए कि मेरा ये काम मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं स्टेबल नहीं हूँ। अगर उनको हम बता देते हैं कि आप ये काम में स्टेबल हो या आप इस वर्किंग कंडीशन में भी स्टेबल हो, आप हमेशा काम करते रहेंगे, तो वो उनको फियर नहीं होगा अपने काम को लेकर और वो डीमोटिवेट नहीं होंगे। इसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ द एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन, नथिंग बट द वेजेस एंड पेमेंट whatever we gives to employee means employee को हम जब भी काम करने पे कुछ देते हैं, इंसेंटिव, पेमेंट्स, बोनस, रिम्यूनरेशन, सैलरी और वेजेस, अगर ये हम टाइम टू टाइम लोग देंगे एम्प्लॉयज को, तो उनके एफिशिएंसी बढ़ते जाएंगे और वो अपने काम को और इंक्रीज करके हम लोग के कंडीशंस जो भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, हमारा जो अचीव है वो हमारा अचीव टारगेट फुलफिल कर सकते हैं एक इजीली मैनर में, और वो हमेशा मोटिवेट होंगे अगर टाइम टू टाइम हम लोग उनको वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्डर। मैंने अभी कहा यूनिटी, डायरेक्शन और ऑर्डर एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों कैसे को याद किया जाए, दोनों इक्वली तो है, ये इक्वल नहीं है। मैं फिर से कह रही ये इक्वल नहीं है। चलो मैं ऑर्डर बताती हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ये है कि अगर हम अपने सबऑर्डिनेटर को, एक कोई सबऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटर नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर वाइज कोई काम ऑर्डर वाइज होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अगर कोई काम अगर ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंस वाइज नहीं हो रहा है तो हम कैसे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो चेयर अगर ये काउंटर पे रखना है, अगर हम चेयर के ऊपर एक और चेयर रख देंगे तो क्या ये ऑर्डर वाइज है?
अगर हमको कोई पेपर हमने किसी सबऑर्डिनेटर को बोला ये पेपर मिस्टर ए या बी को दे दो, तो वो किसी और को दे रहा है, मिस्टर डी को दे रहा है, तो ये ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब किसी को प्रोत्साहन करना। जैसे कि अभी हमारे एम्प्लॉइज है, उनके अंदर भी एक डिसीजन पावर, जैसे कि उनके अंदर भी एक आइडियाज आ सकते हैं जो वो अपने आइडियाज को बता नहीं पाते हैं, तो उनको इनिशिएट करना है कि वो अपने आइडियाज भी बताएं और जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो हो। ये तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में जो सुपीरियर होता है, जो ओनर होते हैं, वो अपने ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देते हैं कि कोई आइडियाज हो तो आप फुलफिल कर सकते हो, आप बिल्ड कर सकते हो, वो ओपन कर सकते हो आइडिया को, और वो एनालाइज करके आप वेरीफाई करके वो आइडिया अडॉप्ट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? लग तो रहा है कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर ये इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग इजीली समझ सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय का एक जनरल इंटरेस्ट है कि इसको ये चीज अचीव करना है, एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, तो सेम उसका सुपीरियर का भी सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ये कहलाएगा जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, दोनों को मैच करके एक इंटरेस्ट बनना चाहिए कि दोनों को काम इक्वली करना है, यही चीज को अचीव करना है। इसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर तुमको ये पूरा याद नहीं होता है, डोंट वरी, तुम सिर्फ इसको जनरल इंटरेस्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है? आई गिव यू एग्जांपल। जैसे कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक मेल डिपार्टमेंट, एक फीमेल डिपार्टमेंट में दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दोनों का काम एक ही है, मेल और फीमेल का दोनों का कटिंग डिपार्टमेंट है, और कटिंग डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, और हम लोग सैलरी मेल डिपार्टमेंट को ज्यादा दे रहे हैं और फीमेल को कम दे रहे हैं, तो ये अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, वो अनइक्विटी नहीं होना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन देना है, सैलरी फेयर देना है, हमको इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को देना है, उसमें अनइक्वल नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आया। स्प्लिट द कॉस्ट। स्प्लिट द कॉस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं तुमको एक मूवी से रिलेट करके ये बताती हूँ स्प्लिट द कॉस्ट क्या है। एग्जाम्पल एक मूवी का लेती हूँ, और अगर वो मूवी तुमने नहीं देखा है तो प्लीज देखो उसे। स्प्लिट द कॉस्ट मूवी इज लाडला। वो श्रीदेवी और राजू, वो जो यूनियन लीडर है, यूनियन लीडर, उस पूरे पिक्चर में दिखाया है यूनियन लीडर का कितना ज्यादा पावर होता है, टीम वर्क होता है, कि अगर वो चाहे तो किसी को भी वो एक सिंगल पर्सन को या सिंगल पावर को वो हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनियन वो एक साथ में यूनिटी उनके अंदर है, तो उसको स्क्रिप्ट दी कॉज बोलते हैं। वो पिक्चर्स, वो मूवी आप जरूर देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट है ना, सारे 14 प्रिंसिपल तुम देखोगे तो उसको मूवी से रिलेट कर सकते हो, रिलेट करके समझ सकते हो और इजीली और डिटेल में समझ सकते हो। तो स्प्लिट द कॉस्ट मतलब टीम वर्क। क्या? टीम वर्क। हम अगर टीम वर्क में कोई भी काम करेंगे तो हमारा कोई भी टास्क अगर जो हमारे मांगे हैं वो पूरी होगी, तो ये मूवी में दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल। अगर ये क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट के लिए, तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है, जो आप लिख सकते हो, वो सारे पॉइंट आप कुछ भी आपको जो लगता है, वो आपके पॉइंट इजी लग रहा है, वो पॉइंट आप कोई भी 6-7 पॉइंट लिख सकते हो। पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया, ये तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो ये इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। बट 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया तो फ्रेंड्स, तुम लोग को सारे 14 प्रिंसिपल लिखने होंगे विथ एग्जाम्पल।
पूरे 14 प्रिंसिपल लिखोगे तो जाके तुमको 10 मार्क्स मिलेगा, और 10 भी कहा 9 मार्क्स मिलता है, सारे में 10 मार्क्स नहीं देते हैं। तो अगर तुमको 14 प्रिंसिपल पूरा लर्न करना है तो मैंने आपको डिकोडिंग बताया, कोडिंग्स बताया है, डेट यू सी यूजर OIC इट। अगर ये कोड को याद कर लो तो इजीली तुम सारे 14 प्रिंसिपल लर्न कर लोगे। सो एक रैपिड फायर में हम लोग रिविजन कर लेते हैं कौन से 14 प्रिंसिपल है। फर्स्ट, डिविजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, centralization and decentralization, unity of direction, scalar change, stability of tenure, remuneration, order, initiative, subordination of individual interest to general interest, equity, strict D cause। ये सारे 14 प्रिंसिपल आए, 14 प्रिंसिपल है। सो होप डियर स्टूडेंट आप उसको पढ़ लोगे। और जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो तुम्हारे पास कोई भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह नहीं है, तुम रिफर कर सकते हो। तो मैंने जैसा आपको नोट्स दिए हैं हेनरी फॉल के इंट्रो मैंने बताया है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने मीनिंग और डेफिनेशन, नेचर एंड फीचर मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया है। ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोनस मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में HSC बोर्ड में आ सकता है। सो फ्रेंड आप लर्न कर लो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।